इसेंशियल्स के अंदर अपना जो सबसे पहला वैलिडिटी है, कोई भी ऑफर वैलिड तब होगा, हाँ जी वही दे रहा हूँ। तो इसेंशियल्स के अंदर जो अपना सबसे पहला है, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑफर को वैलिड होने के लिए सबसे पहला जो है वो है कम्युनिकेशन। कि ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए, सामने वाली पार्टी जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में। मैंने आपका घर खरीदना चाहता हूँ, मैंने आपको ऑफर किया, तो वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। आपका घर खरीदना चाहता हूँ तो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, उसकी नॉलेज आनी चाहिए किस पर्सन को, उस पर्सन को जिसको आप ऑफर करना चाहते हैं। एक बात। अब आती है बात दूसरी कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। पर ये नॉलेज कैसे आ सकती है? तो देखो, नॉलेज कैसे आ सकती है, उसका कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। मेरे को ऑफर करना है, मैं कोई भी एक्ट कर सकता हूँ, मेरे बिहाफ पे किया हुआ कोई भी एक्ट, कैसा भी एक्ट। मैंने आपको बोल के ऑफर किया, मैंने आपको लिख के पोस्ट से ऑफर किया, मैंने आपको टेलीफोन करके ऑफर किया, टेलीग्राम भेज के ऑफर किया, मैंने कंडक्ट से, साइन लैंग्वेज से, इससे ऑफर किया। तो कैसे भी मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। बस उस एक्ट का उस एक्ट का इफेक्ट ये होना चाहिए कि आपको ऑफर की नॉलेज हो जाए। अगर ऑफर की नॉलेज नहीं हो रही है, आपको ऑफर समझ नहीं आ रहा है, तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। मैंने आपको साइन लैंग्वेज से ऑफर किया और आपको साइन लैंग्वेज आती नहीं है, फिर क्या करें? वैलिड ऑफर नहीं है। ये है। तो ऑफर के अंदर जो हमारा सबसे पहला इसेंशियल है वो है कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। किसको? उस आदमी को। कम्युनिकेट टू पर्सन टू whom offer is to be made। अब ऑफर कम्युनिकेट कैसे हो सकता है? एनी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जिसका इफेक्ट ये हो कि ऑफर की नॉलेज सामने वाली पार्टी को मिल जाए। दिस इज एक। दूसरा, ऑफर कंप्लीट कब होता है? हालांकि यहाँ हो चुका है कि ऑफर कंप्लीट कब होता है, जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है। तो ऑफर कंप्लीट कब होता है? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ पर्सन। व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ पर्सन। मैंने पोस्ट से लेटर तो आपको भेज दिया, पर वो लेटर आप तक पहुंचा ही नहीं, वैलिड ऑफर नहीं। मैंने ये वाला एक्ट तो सही किया, फिजिकल एक्टिविटी कर दी, सिर्फ दिमाग में नहीं सोच के रखा, फिजिकल एक्टिविटी कर दी, पर जो मैंने लेटर भेजा वो आप तक पहुंचा ही नहीं, आपकी नॉलेज में नहीं आया। ऑफर कंप्लीट नहीं है, ऑफर वैलिड भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है ऑफर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। किसको? उस आदमी को जिसको आप ऑफर करना चाहते हैं। एक बात। कैसे ऑफर कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसका इफेक्ट ये हो कि वो सामने वाले आदमी को ऑफर की नॉलेज हो जाए। ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब वो ऑफर सामने वाली पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा। दिस इज योर ऑफर। रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपका घर 100 रुपए में खरीदना चाहता हूं। बी ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे 100 में नहीं बेचना। ठीक है जी। 10 दिन बाद यही बी ए का जो ये पुराना ऑफर है ये एक्सेप्ट करता है, उसे लेटर भेजता है कि ठीक है, मैं जो हूं आपको घर बेचने को तैयार हूं 100 रुपए में। ये कहता है मुझे अब नहीं खरीदना। बी कहेगा अरे आपने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो एग्रीमेंट हो गया, और अगर वो कानून द्वारा लागू है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। दोबारा समझा देता हूं। ए ने बी को ऑफर किया
कितनी तारीख को? 1 मई को, कि भैया मैं आपका घर खरीदने को तैयार हूं 100 रुपए में। 2 मई को इसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं बेचना। 10 मई को यही बी ए को राइटिंग में लेटर भेजता है कि आपने जो 1 तारीख को ऑफर किया था उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। ए कहता है मुझे अब लेना ही नहीं है। बी कहेगा क्यों नहीं, अब तो आपने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया तो ये प्रॉमिस हो गया, और अगर ये कानून द्वारा लागू हो सकता है तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब तो आपको लेना ही पड़ेगा घर। यहां पे कानून का ये पॉइंट काम आता है। लॉ ये कहता है कि ऑफर अगर एक बार भी रिजेक्ट हो गया तो वो खत्म हो जाता है। तो दूसरी वैलिडिटी क्या है, इसेंशियल क्या है, कि ऑफर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑफर रिजेक्ट हो गया, अगर ऑफर एक बार कभी भी रिजेक्ट हो गया, उसके बाद वो ऑफर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। वो ऑफर रहता ही नहीं है एग्जिस्टेंस में, वो वैलिड ऑफर ही नहीं रहता। ए ने बी को ऑफर किया, बी ने 2 तारीख को रिजेक्ट कर दिया, ऑफर खत्म। ये ऑफर अब खत्म। अब बी को अगर ए का मतलब जो ऑफर एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बातें ही खत्म हो गई। अब अगर बी को ए घर बेचना है ना अपना 100 रुपए में, तो बी ए को ऑफर कर सकता है, पर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऑफर एक बार रिजेक्ट हो गया मतलब खत्म हो गया। लीडिंग केस लॉ है, हालांकि केस लॉ अपने बाद में भी करेंगे, बट साथ में भी लिखते रहते हैं। हाइड वर्सेस रेंच, हाइड वर्सेस रेंच। इसके अंदर हुआ ये था, एक आदमी था ए, एक था बी। ए ने कहा कि मैं आपसे प्रॉपर्टी जो है खरीदना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं 1000 में। उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू सेल यू माई प्रॉपर्टी फॉर 1000। बी कहता है 1000 नहीं, 950। 1000 रुपए में नहीं खरीदूंगा, 950 में खरीदूंगा, देनी है तो बताओ। वो कहता नो, 950 में नहीं। ये मना कर देता है 950 में नहीं। बी कहता है अच्छा चलो ठीक है, 950 में नहीं, चलो ठीक है 100 रुपए में दे दो यार, वो 1000 रुपए में दे दो यार। अब यहाँ ये पॉइंट लग गया। हाइड वर्सेस रेंच ने बोला नहीं, ऑफर एक बार रिजेक्ट हो गया तो वो खत्म हो जाता है। रिजेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। एक यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन, एक रिजेक्शन जो है कैसे हो सकता है? क्लियर रिजेक्शन एक। दूसरा, अगर ऑफर को विद टर्म्स एंड कंडीशन, अगर ऑफर को विद कंडीशन अगर एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इट इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे, अभी इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे। अगर ऑफर को कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, कंडीशन मतलब 1000 में बोला, इसने कहा 1000 नहीं 950, एक्सेप्ट तो करता हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो खरीदने को तैयार हूँ, पर 1000 नहीं 950 में खरीदूंगा। विद कंडीशन एक्सेप्ट करता है, तब भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, तब भी वो ऑफर रिजेक्टेड ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिजेक्टेड ही। तो रिजेक्शन 2 तरीके से हो सकती है, ये याद रखना। ये तो याद रह जाएगा आपको कि ऑफर एक बार रिजेक्ट हो गया तो खत्म हो गया। रिजेक्शन 2 तरीके से हो सकती है, क्लियर जैसा यहाँ हुआ, कंडीशनल। अगर विद कंडीशन एक्सेप्ट करता है तब भी ऑफर रिजेक्टेड ही माना जाएगा। तो एक लाइन लिख लेना इसके अंदर, ऑफर वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। हालांकि इसी लाइन में से ना अपना एक काइंड ऑफ ऑफर भी निकलेगा, काउंटर ऑफर। क्या निकलेगा? काउंटर ऑफर, जिसको अपने अभी यहां नहीं पढ़ेंगे, काइंड्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये हुआ अपना दूसरा इसेंशियल, कि ऑफर जो है रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, एक बार रिजेक्ट हो गया वो वैलिड नहीं रहेगा।
ऑफर इस नेचर का होना चाहिए कि अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन बनेगा। लीगल रिलेशन का मतलब होता है वो पार्टीज, मान लो दो लोगों में कोई रिलेशन होता है तो दोनों की, एक की कोई ना कोई राइट होगी, दूसरे की कोई ना कोई ड्यूटी होगी। भाई मान लो मैंने मान लो कोई एलिमनी देनी है किसी को, मैंने किसी को एलिमनी देनी है तो दैट इज माई ड्यूटी, सामने वाले की राइट है। तो कोई भी रिलेशन होगा उसमें ड्यूटीज या राइट्स होंगी। तो ऐसा वो रिलेशन जिसके अंदर ड्यूटीज और राइट्स क्या कानून एनफोर्स करवा सकता है, वो होता है लीगल रिलेशन। तो लीगल रिलेशन क्या होगा हमारे लिए? लीगल रिलेशन को हम वो रिलेशन मानते हैं कि जिस भी रिलेशन के अंदर जो ड्यूटीज होती हैं, जो राइट्स होती हैं पार्टीज की, उनको कानून एनफोर्स करवा सकता है। तो ऑफर इस नेचर का होना चाहिए कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट होता है तो पार्टीज में लीगल रिलेशन बनता है। मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, दैट इज नॉट अ लीगल रिलेशन, दैट इज जस्ट ए सोशल रिलेशन। एक सोशल ड्यूटी बनेगी मेरी। मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, नहीं डिनर खिलाया, अब आप ये नहीं कर सकते हो कोर्ट चले जाओगे। दैट इज ए सोशल ड्यूटी। कोर्ट एनफोर्स थोड़ी करवा देगा मुझे कि हाँ भाई जाओ इनको डिनर करवाओ। तो ठीक है, अगर मेरे को एनफोर्स करवा देगा तो मैं खाना अच्छा नहीं बनाऊंगा। तो दिस इज नॉट अ लीगल रिलेशन। इनवाइटिंग समवन फॉर अ डिनर, लव एंड अफेक्शन के अंदर पॉकेट मनी देना अपने बच्चों को, लव एंड अफेक्शन के अंदर वाइफ को मंथली कोई भी, लाइक नॉट एलिमनी नहीं कहेंगे हम, वो तो मेंटेनेंस हो गया। लव एंड अफेक्शन में वाइफ को मंथली कुछ पैसा देना। हस्बैंड मान लीजिए शहर से, मान लीजिए कोई बाहर काम करता है तो वाइफ को कहता है कि सी आई विल सेंड यू मंथली दिस मच अमाउंट ऑफ रुपीज। दैट इज नॉट ए लीगल रिलेशन, दैट इज सोशल रिलेशन, दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन। तो या सोशल बोल दो या मॉरल बोल दो। तो ऑफर इस नेचर का होना चाहिए कि अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके। लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन की डेफिनेशन हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन तो नहीं दी है, बट इन दो केस से अपने डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। बैफर वर्सेस बैफर में क्या हुआ? हस्बैंड जो है वो चला गया बाहर जॉब करने, मान लीजिए फॉरेन जा रहा था। उसने वाइफ को बोला सी आई एम गोइंग फॉरेन, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वहां खूब पैसा कमाऊंगा, आई विल सेंड यू मंथली दिस मच अमाउंट ऑफ रुपीज, सपोज रुपीज 5,000। अब इसने नहीं भेजा, अब इसने नहीं भेजा, दिस इज योर लीगल रिलेशन थोड़ी था। कोई कोर्ट द्वारा दिलाई गई मेंटेनेंस थोड़ी थी, कोई एलिमनी थोड़ी थी, नहीं। वो तो उसने लव एंड अफेक्शन में प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं तुम्हें 5,000 भेजा करूंगा। दैट इज व्हाट? सोशल। सोशल रिलेशन बोल दो या सोशल ड्यूटी ऑब्लिगेशन ये बोल दो। अब यहां इस केस के फैक्ट देखो। हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस हुआ मेंटेनेंस का। हस्बैंड ने कहा सी हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, इतना टाइम होगा, ये वो, तुम्हें कितना मेंटेनेंस चाहिए? उसने कहा सी यार मुझे जो है 25,000 रुपीज चाहिए मंथली। उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम केस विड्रॉ कर लो, मैं तुम्हें 25,000 रुपीज दे दूंगा एज ए मेंटेनेंस। दिस इज लीगल रिलेशन। रीजन, रीजन लीगल रिलेशन का ये था कि ये एक तरह से पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हुआ, लीगल सेटलमेंट जिसको कोर्ट एनफोर्स करवा सकती है। जहां सोशल ड्यूटी है कोर्ट एनफोर्स नहीं करवा सकती, क्योंकि सोशल मतलब अफेक्शन में कोई भी बात बोलते हैं हम किसी को तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सोशल अफेक्शन में अगर हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा डिफरेंस है, ऑफर इस नेचर का होना चाहिए कि अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो लीगल रिलेशन क्रिएट करे, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो ऑफर जो है वो लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए। ऑफर इस चीज का होना चाहिए जिसको कोर्ट एनफोर्स करवा सकती है। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ प्रॉपर्टी परचेज सेल का,
कोर्ट एनफोर्स करवा सकती है। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ डिनर का, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कहीं घूमने जाने का, यही सब है। तो जो सोशल ऑब्लिगेशन होगा ना, ये मोस्टली डिपेंड होंगी पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज। इनके एग्जाम्पल जो होंगे ना वो ऐसे ही होंगे। डिनर, घूमने जाना, भाई मुझे डिनर कराना है, मैं डिनर ही नहीं बनाऊंगा, करवा लो मेरे से एनफोर्स। घूमने जाना है, मैं साथ घूमने नहीं जाऊंगा, करवा लो मेरे से एनफोर्स। पर्सनल क्वालिफिकेशन। लीगल में क्या होगा, पर्सनल नहीं होगा। अगर आप मना कर दोगे ना, कोर्ट फिर भी पैसा निकलवा लेगी, आपकी प्रॉपर्टी बेच देगी, कुर्की कर देगी। तो मेजर डिफरेंस यही रहता है, सोशल होना चाहिए। आप समझ सकते हैं उसका एक ही मीनिंग निकले और उस मीनिंग को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सही लगे, तब वो वैलिड ऑफर है। मतलब कि मैंने आपको ऑफर किया कि भाई आई एम रेडी टू सेल यू ऑयल, मेरी एक तेल का मिल है, आई एम रेडी टू सेल यू एन ऑयल फॉर 50 रुपीज लीटर। मेरे पास जो ऑयल है ना वो कम से कम 10 वैरायटी है, 10 वैरायटी है। वो ऑयल 10 रुपए से लेके 100 रुपीज के वेरिएशन में। और मैंने जब आपको ऑफर किया, मैंने क्या बोला कि आई एम रेडी टू सेल यू ऑयल फॉर 50 रुपीज लीटर। कौन सा भाई, सरसों का, और जो भी आते हैं जितने भी 10 15 20 वैरायटी आते हैं, कौन सा, कुछ क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी पार्टीज में, अगर कोई दिक्कत ना आए तो ठीक है भाई। मान लो ए ने ऐसा कोई ऑफर किया बी को, बी ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, होने में हो सकता है कुछ भी ना हो। बट कल को अगर बी ये बोले कि सर मैंने तो सोचा था ये 100 रुपीज वाला तेल बेच रहा है 50 रुपीज में, तब कोर्ट क्या करेगी? ना तो कोर्ट ए को कुछ कहने लायक, ना कोर्ट बी को कुछ कहने लायक। तो कोर्ट क्या कहती है कि अगर ए ने कोई भी ऐसा ऑफर ही कर दिया जिस ऑफर का एक मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो सकता, डेफिनेट मीनिंग नहीं हो सकता, हम उस ऑफर को ही वैलिड नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने या कानून ने ए के ऊपर ड्यूटी डाल दी कि भैया किसी को ऑफर करते हो ना तो क्लियर ऑफर करो, ऑफर ऐसा हो जो समझ सके सामने वाला, सामने वाला भी समझ सके, और अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो तो उसका एक डेफिनेट मीनिंग निकल सके, तब वो ऑफर वैलिड होगा। तो ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक चीज है। कोई है एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। एक्सप्रेसली मतलब स्पोकन और रिटन। मैं चाहूं तो आपको ऑफर पोस्ट से कर सकता हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई तो व्हाट्सएप से कर सकता हूँ, टेलीग्राम से कर सकता हूँ, चाहे बोल के कर सकता हूँ। ये तो कहलाएगा एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है। इम्प्लाइड कंडक्ट से या सरकमस्टेंसेस बोल दो, या कंडक्ट, पार्टी के कंडक्ट से ऑफर बनता है। जैसे कि हम लोग ये सुपर स्टोर्स में जाते हैं, जो ये रिलायंस के और इनके स्टोर्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सामान उठाते हैं, काउंटर पे जाते हैं, कैश काउंटर पे सामान लेते हैं, वो लोग बिल बनाते हैं, हम कैश पे करते हैं। हम उनको जाके बोलते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है, या हम उनको लिखित में देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। हम जाते हैं, ट्रॉली होती है, ट्रॉली में सामान होता है, सामान उनको देते हैं, वो सामान का बिल बनाते हैं, हमें पैसा बताते हैं, हम पैसा दे देते हैं। कंडक्ट। इम्प्लाइड ऑफर, पार्टीज के कंडक्ट से लग रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, मैंने ले जाके उसको सामान दिया, मैं कैश काउंटर पर गया कि भाई मैं सामान खरीदना चाहता हूँ। उसने क्या कंडक्ट किया, बिल बनाया कि ठीक है भाई मैं बेचना चाहता हूँ, सारा बिल बनाया और मुझे पैसा बताया। तो दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। तो ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो इनविटेशन टू ऑफर के अंदर दो चीजें होती है। एक, इनविटेशन का ऑफर का सबसे पहला आपको एग्जांपल बता देता हूँ, अपने लीडिंग एग्जांपल ले लो। जो सुपर स्टोर के अंदर सामान रखा जाता है, जो सुपर स्टोर के अंदर सामान रखा जाता है वो होता है इनविटेशन टू ऑफर।
सरकारी ऑक्शन, बिड, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी को ये कहता है कि आई एम विलिंग टू नेगोशिएट विद यू, मैं आपके साथ नेगोशिएट करना चाहता हूं या करने को तैयार हूं, पर मेरी कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरी कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं आपके साथ नेगोशिएट करना चाहता हूं, पर मेरी फाइनल इच्छा नहीं है। मैं आपके साथ नेगोशिएट करना चाहता हूं, सपोज वहां पे सामान रखा हुआ है, स्टोर के अंदर सामान रखा हुआ, मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, उस पर लिखा हुआ 20 रुपीज। तो वो कहता है कि आई एम विलिंग टू नेगोशिएट विद यू ऑन ₹20, कि आप आइए मुझे ऑफर करिए कि मैं 20 में खरीदना चाहता हूँ। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आई एम रेडी टू सेल यू फॉर दिस पैकेट फॉर ₹20, बट इट इज नॉट माई फाइनल विलिंगनेस, इट इज नॉट माई फाइनल विलिंगनेस। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ऑफर में जो उसकी इच्छा होती है वो फाइनल होती है, यहाँ पे जो सामने वाले को वो जो इच्छा देता है वो फाइनल विलिंगनेस नहीं होती। वो उसको ये कहता है कि आई एम विलिंग टू नेगोशिएट यू, मैं आपके साथ डील करने को तैयार हूं, पर नॉट फाइनली। ये नहीं है कि आप मुझे ऑफर करोगे तो मेरे को हाँ ही करना होगा, नहीं, आप मुझे ऑफर करो, मैं देखूंगा मुझे हाँ करनी है या नहीं करनी। तो सुपर स्टोर है, वहां पे सामान रखा है, हम उसके पास पैकेट लेके जाते हैं। कई बार आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, किसी ना किसी के साथ जरूर हुआ होगा कि हमने सामान पढ़ा, हमने सामान देखा, वहां पे नीचे एमआरपी जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था। हम वहां गए, हमने उन्हें सामान दिया, उन्होंने सामान का बिल बनाया, हमने कहा भैया ये तो वहां पे तो इतने रुपए लिखा हुआ है, यहाँ ये आपने ज्यादा रुपए बताए हैं। उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने कहा जो भी सर या मैम कि भाई वो ना वहाँ प्राइस गलत लिखा हुआ है। अब आप वहाँ ये थोड़ी कह दोगे कि नहीं नहीं आपने तो वही प्राइस लिखा हुआ है उसमें ही दो। नो सर, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, कि भैया हम नेगोशिएट करने को तैयार तो हैं, पर हमारी इच्छा फाइनल नहीं है। वहां पे जो रेट लिखा हुआ है ठीक है वो होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि हम उतने में ही बेचें आपको। आप लाइए सामान, हम आपको फाइनली बताएंगे कि हमारी इच्छा है भी या नहीं। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। So the major difference between offer and invitation to offer is, in offer the person has final willingness। फाइनल विलिंगनेस किस चीज की? टू डू एन एक्ट for other person। In invitation to offer he does not have a final willingness। Even in invitation to offer he makes an invitation, he propose करता है वो दूसरे आदमी को कि भैया मैं आपके साथ नेगोशिएट करने को तैयार हूं। यहाँ पे तो क्या होता है, एसेंट। इस भाई साहब ने कंसेंट कर दिया, दूसरे आदमी ने जिसको ऑफर किया है उसने कंसेंट कर दिया, ऑफर एक्सेप्ट। यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे बोलता है मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूं पर बाउंड नहीं हूं, आप मेरे पास आओ देखेंगे। तो आपकी जो कंसेंट है, जिसको भी उसने इनविटेशन टू ऑफर भेजा है, उसकी जो कंसेंट है उससे कोई लीगल रिलेशन नहीं बनता। यहाँ पे एसेंट क्रिएट्स लीगल रिलेशन। ये कहने का ही मतलब ये है कि एसेंट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ये एक चीज। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ये एक चीज। ऑफर इज ए स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इवन फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनविटेशन टू ऑफर इज नो स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी दिक्कत इस देखो, काउंटर ऑफर मतलब सेम लाइक काउंटर स्ट्राइक, काउंटर अटैक। भाई किसी ने अटैक किया, हमने उसके सामने से रिप्लाई में अटैक किया, दैट इज काउंटर अटैक। काउंटर ऑफर का मतलब किसी ने हमें ऑफर किया, हमने उसको सामने से ऑफर किया, दैट इज काउंटर ऑफर। एन ऑफर मेड इन रिप्लाई टू अनदर ऑफर, उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर।
ए ने बी को कहा मैं आपका घर मतलब खरीदना चाहता हूँ 100 रुपए में। ए ने कहा आपका घर खरीदना चाहता हूँ 100 रुपए में। बी ने कहा मैं आपका घर जो है आपको जो है घर बेचना चाहता हूँ पर 150 रुपए में। दैट इज ऑफर के रिप्लाई में उसने ऑफर कहा, उसने कहा कि देखो 100 में नहीं बेचूंगा, मैं बेचना चाहता हूँ 150 में। दैट इज अ डिफरेंट ऑफर। An offer made in reply to another offer is counter offer. एक चीज। तो काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर इन रिप्लाई टू अनदर ऑफर इज काउंटर ऑफर। एक और काउंटर ऑफर कहलाता है। एक काउंटर ऑफर होता है कि अगर कोई आदमी ऑफर एक्सेप्ट तो करता है बट विद टर्म्स एंड कंडीशन, उसको भी नया ऑफर माना जाता है। रीजन ये है कि एक्सेप्टेंस का रूल है कि अगर कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होगा तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब कि जो सेम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर ने बोला है उसी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट होना चाहिए। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं घर जो है 100 रुपए में बेचने को तैयार हूं, तो अगर वो ये बोलता है बी कि मैं 100 रुपए में जो है खरीदने को तैयार हूं, दैट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस भी उन्हीं सब बातों पर हुई है जिन बातों का ऑफर हुआ है। भाई उसमें मान लो क्या क्या बातें थी, घर 100 रुपए, तो उसने दोनों बातें एक्सेप्ट की हैं कि हाँ भाई घर खरीदने को तैयार हूँ और 100 रुपए दे दूंगा। वही ऑफर में वो जो बंदा ऑफर कर रहा था उसने बोली है। देन इट इज एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस। बट वही अगर ऑफर एक्सेप्ट होती है विद कंडीशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट इट इज क्वालिफाइड। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट नहीं है तब वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, बल्कि वो एक तरह से नया ऑफर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूं 100 रुपए में। बी ने कहा 100 नहीं, 90 रुपए में। खरीदना तो चाहता हूं, यही घर मैं भी खरीदना चाहता हूं पर 90 रुपए में। तो ऑफर इन रिप्लाई टू अनदर ऑफर इज ए काउंटर ऑफर। ऑफर एक्सेप्टेड विद टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये भी हो जाता है काउंटर ऑफर। ये भी क्या हो जाता है? काउंटर ऑफर। ऑफर एक्सेप्टेड विद टर्म्स एंड कंडीशन इज ऑल्सो ए काउंटर ऑफर। तो दोनों में से जो मर्जी चीज लग रही हो काउंटर ऑफर ही कहलाएगा। लीडिंग केस काउंटर ऑफर का हाइड वर्सेस रेंच। हुआ क्या? सेम ऐसा का ही फैक्ट बना था। ए ने कहा कि मेरा घर मैं आपको बेचना चाहता हूँ 100 रुपए में। बी ने कहा नहीं, मैं 90 रुपए में खरीदूंगा। बाद में ए कहता नहीं मुझे नहीं बेचना। बी कहता अच्छा एक काम करो, 90 में नहीं बेचना चाहते हो, चलो मैं 100 में खरीद लूंगा, तो मैं खरीद लूंगा। तो इसमें दो बातें निकली। एक कि एक तो ए ने जो ऑफर किया था वो ओरिजिनल ऑफर था। बी ने जो ए को वापस जो एक्सेप्टेंस किया विद टर्म्स एंड कंडीशन किया, वो बना काउंटर ऑफर। एक बात इस केस में ये आई। दूसरी बात जो इस केस में आई कि अगर एक बार कोई ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होता है तो वो ओरिजिनल ऑफर को खत्म कर देता है। तो इसीलिए ये वाली एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो इस एक केस में दो बातें आई थी। एक, काउंटर ऑफर क्या होता है? अगर ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होता है वो काउंटर ऑफर होता है। दूसरी बात जो हमने वैलिडिटी वाली पढ़ी थी, क्या कि अगर जो ऑफर है वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होता है तो वो ओरिजिनल ऑफर को खत्म कर देता है। दैट इज ओरिजिनल ऑफर इज कम्स टू एन एंड।
ये इस केस में बोला गया। तो हाइड एंड रेंज जो है, हाइड वर्सेस रेंज जो है, काउंटर ऑफर का भी लीडिंग केस लॉ है। कोई भी दिक्कत काउंटर ऑफर, सेम ही आदमी है, ठीक है, नाम सेम है, सेम ही आदमी है। ए ने बी को ऑफर किया सेम चीज का, सेम टर्म्स एंड कंडीशन। सपोज ए ने बी को ऑफर किया कि मुझे जो है आपका घर खरीदना है, आई वॉन्ट टू परचेज योर हाउस फॉर ₹100। सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टर्म्स एंड कंडीशन। इस हाउस खरीदना चाहता हूँ ₹100 में। बी ने ए को ऑफर किया, आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस फॉर ₹100। सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टर्म्स। अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर करती हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम टर्म्स एंड कंडीशन, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। बस इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर ऑफर। दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। ए ने बी को लेटर भेजा, बी ने ए को लेटर भेजा। जब बी ने ए को लेटर भेजा, उसको ए के द्वारा भेजे गए ऑफर का पता ही नहीं था, तब बनता है वो क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर कब बनेगा कि अगर बोथ पार्टीज ऑफर टू ईच अदर सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टर्म्स एंड कंडीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात चौथी, कि दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता था, वो बनता है क्रॉस ऑफर। क्या बनता है? क्रॉस ऑफर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो एक केस में होती थी। भाई मान लो ए ने बी को लेटर भेजा, लेटर गया जयपुर से चंडीगढ़। बी ने चंडीगढ़ से लेटर भेजा ए को जयपुर। ठीक है, दोनों ने पोस्ट से भेजा है, इंडियन पोस्ट ऑफिस से लेटर गया है। कहीं ना कहीं दोनों का लेटर क्रॉस जरूर किया होगा। भाई मान लो यहाँ क्रॉस करता है, क्रॉस करने का कोई मर्जी एरिया का नाम दे देते हैं अपने। ठीक है, मान लो अपने कह देते हैं भाई ये लो दिल्ली में क्रॉस किया, दोनों का ऑफर। तो क्या दोनों ने जो ऑफर किया और ऑफर क्रॉस हो गया, तो क्या इसको एक्सेप्टेंस मान लें कि भाई ए जो है घर खरीदना चाहता है, बी जो है घर बेचना चाहता है। ए ₹100 में खरीदना चाहता है, बी ₹100 में बेचना चाहता है। ऑफर मान ले और ऑफर को एक्सेप्टेंस मान ले। कोर्ट ने कहा नहीं, जस्ट बिकॉज दोनों पार्टीज ने सेम टू सेम ऑफर किए हैं, ऑफर एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर ऑफर को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्टेंस की जो वैलिडिटी वाली बातें हैं वो पूरी होती हैं, तब हम ऑफर को एक्सेप्ट मानेंगे। यहाँ क्रॉस ऑफर दोनों अलग अलग ऑफर हैं, दिस इज वन, दिस इज टू। हाँ, ये एक स्पेशल कैटेगरी के ऑफर जरूर है कि भाई सेम थिंग पे होते हैं, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, तो क्रॉस ऑफर कहलाते हैं। बट ये दोनों अलग अलग ऑफर है, दोनों में से कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं माना जाता है। कब तक नहीं माना जाता है? जब तक कोई दोनों में से कोई भी एक पार्टी किसी एक का ऑफर एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत कि क्रॉस ऑफर क्या होता है। ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, पब्लिक ऑफर। मैंने मेरे घर के पास बोर्ड लगा दिया, आई एम रेडी टू सेल माई हाउस फॉर ₹100।
कोई भी जो आओ आओ भाई साहब घर खरीदो, 100 रुपए मेरे को दो, घर ले जाओ, जनरल ऑफर। ठीक है। रिवॉर्ड इश्यू होता है, जो सरकार मान लो रिवॉर्ड इश्यू करती है कि कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देगा किसी भी चीज के बारे में, दैट इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर कोई भी ऐसा ऑफर जो पर्टिकुलर पर्सन को होता है कि भैया इसी को ही हुआ है ये ऑफर। जरूरी नहीं है कि नॉलेज सिर्फ इसको हो, नॉलेज चाहे किसी को भी हो, पर ऑफर एक्सेप्ट ये पर्टिकुलर पर्सन ही कर सकता है। कोई भी ऐसा ऑफर विच इज मेड टू पर्टिकुलर पर्सन, हालांकि कम्युनिकेट भी बोल सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि ऑफर की नॉलेज सिर्फ इसी को ही हो। ए ने बी को, मैंने मेरे घर के बाहर बोर्ड लगाया कि मैं घर 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ, कोई भी आओ ले लो। वहीं मैं घर के बाहर बोर्ड लगाता हूँ, आई एम रेडी टू सेल माई हाउस टू बी इफ बी पेज me ₹100। दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। तो ऑफर मेड टू पर्टिकुलर पर्सन इज स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज इज ए जनरल ऑफर। पर एक चीज इसमें याद रखना, मान लो मैंने ऑफर किया, घर के बाहर बोर्ड लगाया कि भैया मैं अपना घर 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ, किसी को भी बेच दूंगा, एक को नहीं बेचता, इसको नहीं बेचूंगा, बाकी किसी को भी बेच दूंगा, ये भी जनरल ऑफर है। सेम वही रोशन वर्सेस रोशन वाली बात लगेगी इसके अंदर भी, ये भी जनरल ऑफर है। क्यों? क्योंकि जनरली देखा जाए तो यह अभी भी ऑफर टू वर्ल्ड एट लार्ज ही है। कुछ 2 4 5 लोगों को बाहर निकालने से जनरल पीपल नहीं निकलते हैं, तो ये भी क्या है? जनरल ऑफर है। तो ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज या फिर पब्लिक को इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन इज स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर की खासियत ये होती है कि इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जिसको भी ऑफर के बारे में पता लगे वो एक्सेप्ट कर लो, जिसको भी पता लगे वो एक्सेप्ट कर लो। स्पेसिफिक ऑफर, इस ऑफर को एक्सेप्ट सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ऑफर किया है। ए ने बी को ऑफर किया है कि मैं घर बेचना चाहता हूँ 100 रुपए में, तो सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेड ओनली बाय पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। तो सिंपल सा मतलब क्या है, जनरल ऑफर क्या होता है? एन ऑफर मेड टू पब्लिक वर्ल्ड एट लार्ज। जनरल ऑफर सिर्फ ही सिर्फ किसके द्वारा एक्सेप्ट हो सकता है? उन सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट हो सकता है जिनको वो ऑफर सुनने में आता है। ये हुआ जनरल ऑफर। लीडिंग केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक, मॉकबॉल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक में क्या हुआ? एक कंपनी थी जिसने कहा कि कोई भी अगर हमारी मेडिसिन लेता है, उसके बाद अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसको पैसा देंगे। दैट वाज ए जनरल ऑफर कि भैया कोई भी आओ, हमारी मेडिसिन लो, उसके बाद बीमारी हो जाए हम पैसा देंगे। दैट इज जनरल ऑफर। लालमन शुक्ला गौरीदत्त, कोई आदमी था, उसका नेफ्यू जो है गुम गया था, उसने रिवॉर्ड ऑफर कर दिया कि जो भी उसको ढूंढेगा उसको मैं पैसा दूंगा। दैट इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर के अंदर अगर आपको केस लिखना है तो हम लिख सकते हैं हाइड वर्सेस रेंच, या फिर एग्जांपल लिख सकते हैं कि अगर ए जो है बी को ऑफर करता है कि उसका घर खरीदना चाहता है, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन।
ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज जो मैं क्लियर हो गया हूँ, मेंस के अंदर होता है जनरल ऑफर का, कि भाई आपसे पूछे जनरल ऑफर का केस लो कौन सा है, लालमन शुक्ला। एक ये भी बताता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, दो बातें बताता है। कि इसके फैक्ट थोड़े अच्छे से बता देता हूँ। ये एक कोई मालिक है, एक नौकर है, ठीक है, दो लोग हैं। मालिक का जो है वो नेफ्यू गुम जाता है। वो क्या करता है, अपने नौकर को भेज देता है कि आप जाइए और मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाइए, भतीजे को आप ढूंढ के लाइए। वो चला जाता है। वो 2 दिन तक वापस नहीं आता है। मालिक को लगता है कि यार अब कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो क्या करता है, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है और साथ ही साथ रिवॉर्ड ऑफर कर देता है कि जिसको भी मेरा भतीजा मिलेगा मैं उसको पैसे दूंगा। ठीक है जी। ये बात नौकर को नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि नौकर 2 दिन पहले ही घर से चला गया। वो तो घर से पहले ही चला गया और उसको रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नौकर को जो है वो भतीजा मिल जाता है, वो उसको घर पे ले आता है। उसको रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाद में उसको पता लगता है जब वो घर आता है कि अरे ये तो रिवॉर्ड ऑफर हुआ था। वो मालिक को बोलता है कि मालिक मेरे पैसे। मालिक कहता है किस बात के पैसे? वो कहता है मालिक आपने कहा था कि जो भी आपके भतीजे को ढूंढेगा उसको आप पैसे दोगे। मालिक ने कहा देखो वो जो है ऑफर आपको नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑफर आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ। आपको ऑफर की नॉलेज थी जब आपने उसको ढूंढने गए? नहीं थी। नहीं थी। तो आप तो पहले ही चले गए ना। आपको तो ऑफर की नॉलेज नहीं थी जब आप उसको ढूंढने गए, आप पहले ही चले गए। तो वो कहता हाँ, पर आपने जनरल ऑफर किया ना। उन्होंने कहा देखो जनरल ऑफर भले ही किया है, पर ऑफर की एक ये बात भी तो है ना कि ऑफर को एक्सेप्ट सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको नॉलेज होगी। या दूसरी भाषा में बोलूं कि ऑफर जो है वो उस आदमी की नॉलेज में आना चाहिए जो एक्सेप्ट कर रहा है। आपकी तो नॉलेज में ही नहीं आया। नहीं आया, आप पहले ही चले गए। आप भतीजे को भी ढूंढ लाए, उसके बाद आपको पता लगा। हाँ जी, बाद में पता लगा। तो ऑफर आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ, इसलिए आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हाँ, है ये जनरल ऑफर, पर उसके अंदर आप एक्सक्लूड हो गए। तो मैंने बात की थी ना कि भाई ऐसा नहीं है कि ऑफर टू वर्ल्ड एट लार्ज है तो हर किसी को होगा। हो सकता है कोई 2-4 लोगों को आप खुद से एक्सक्लूड कर दो या फिर लीगली एक्सक्लूड हो जाए। लीडिंग केस लॉ है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। क्यों है लीडिंग केस लॉ? क्योंकि इसने एक नई डेफिनेशन दी काउंटर ऑफर को। इसने कहा कि अगर कोई ऑफर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो वो ओरिजिनल ऑफर को तो खत्म करता ही है, पर वो उसी के साथ साथ एक नया ऑफर क्रिएट कर देता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो हाइड वर्सेस एच ने काउंटर ऑफर को एक नई डेफिनेशन दी कि अगर ऑफर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होता है देन इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज ए काउंटर ऑफर। हुआ क्या इसके अंदर? हुआ ये एक आदमी है, उसने कहा कि 1000 रुपए में मेरे से घर ले लो। बी ने कहा 1000 नहीं 950। बी ने क्या कहा? 1000 नहीं 950। ए ने कहा नो, रिजेक्टेड, ऑफर इज रिजेक्टेड। तो यहाँ क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट तो किया, पर क्या किया, कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया उसका। बी ने बाद में कहा अच्छा चलो ठीक है 1000 में दे दो, 1000 में दे दो। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई ऑफर होता है और वो अगर ऑफर कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट होता है, सेम टू सेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, कंडीशन के साथ, 1000 में नहीं 950 में, कंडीशन है ये, भाई एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ बट विद कंडीशन। तो ये जो है इस ओरिजिनल ऑफर को खत्म कर देता है और ये खुद में एक ऑफर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। ये है इसमें ये बात बोली गई है कि अगर आप लोवेस्ट अमाउंट कोट करते हैं तो वो ऑफर नहीं है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। मतलब कि एक आदमी है, उसको उसने बी को लेटर भेजा कि मैं आपका जो है लैंड खरीदना चाहता हूँ, मेरे को लोवेस्ट अमाउंट कोट करिए। लोवेस्ट मतलब आप कम से कम कितने में बेचने को तैयार है।
डी ने जो है लोवेस्ट अमाउंट कोट कर दी 900 रुपए। ए ने कहा ठीक है मैं 900 में खरीदने को तैयार हूं। बी ने कहा मुझे बेचना ही नहीं है। बी ने कहा मुझे बेचना नहीं है। ए कोर्ट में चला गया, वो कहता है सर इसने मेरे को कहा था मैं 900 में बेचने को तैयार हूँ। कोर्ट ने कहा भैया कब, फाइनल विलिंगनेस थोड़ी थी, फाइनल विलिंगनेस थोड़ी थी, इसने तो लोवेस्ट अमाउंट कोट की है। एंड कोटिंग लोवेस्ट अमाउंट डज नॉट मीन फाइनल विलिंगनेस। ये कहता है कम से कम इतने में बेचूंगा, पर जरूरी नहीं है कि इतने में ही बेचूंगा। तो लोवेस्ट अमाउंट कोट करना इज नॉट फाइनल विलिंगनेस। तो लोवेस्ट अमाउंट कोट करना इज नॉट फाइनल विलिंगनेस। ये इस केस में बोला गया। हार्वे वर्सेस फेसी, जो इनविटेशन टू ऑफर का लीडिंग केस लॉ है। इनविटेशन टू ऑफर का एक और केस लॉ है विच इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड, जिसमें ये बोला गया है कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स, शॉप में जो गुड्स डिस्प्ले होते हैं ना, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट ऑफर, जिसको अपने डील कर चुके हैं कैसे होता है। तो इनविटेशन टू ऑफर के दो ही केस लॉ हैं, हार्वे वर्सेस क्वेसी एंड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये दो ही केस लॉ हैं। इसके अलावा अपने जो आगे बाकी केस लॉ है, कुछ 4-5 अभी और है ऑफर के अंदर, वो अपने खल कर लेंगे। थोड़ा आप इन केस लॉज को देख लेना, और थोड़ा जो है अपना जो तक ऑफर का हमने पढ़ा है, ऑफर, ऑफर का काइंड, ऑफर, ये जो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इनके अंदर केस लॉज चलेंगे, काफी चलेंगे, पर इजी है, सिंपल केस लॉज है, पर चलेंगे। ठीक है। और कल अपने जो है